नमस्कार दोस्तों, विराम चिन्हों से संबंधित यह मेरी तीसरी वीडियो है और अब तक इससे पहले हमने 11 विराम चिन्हों को पढ़ लिया है, इसीलिए आपको संख्या यहाँ पे 12 दिख रही है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं अवतरण चिन्ह या जिसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। इसे कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 3-4 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो अवतरण चिन्ह या जिसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और एक दूसरा होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह। और आप देख रहे हैं कि इसे कैसे लगाया जाता है। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हम इस तरीके से लगाते हैं, बीच में हमारा सेंटेंस रहेगा या जो भी शब्द रहते हैं। ऐसे ही जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है हम इसी को डबल लगाते हैं यानी 2 लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसे समझना कि कहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है और कहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो इकहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, इसे हम कहां कहां पर प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग यानी कि ये जो इकहरा उद्धरण चिन्ह है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसे हम किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर जोर देने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही किसी के उपनाम यानी कि किसी व्यक्ति का जो उपनाम होता है उसको लिखते समय हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। किसी रचना का नाम लिखते समय, जैसे किसी के द्वारा कोई जो रचना होती है उस रचना का नाम लिखते समय हम उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। या पुस्तक के शीर्षक के लिए, टॉपिक के लिए भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है क्या कि किसी का उपनाम लिखते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या किसी रचना का नाम लिखते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर इकहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है कि सूरदास की प्रसिद्धि का श्रेय सूरसागर को है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सूरदास जी की प्रसिद्धि का श्रेय क्या है, यह एक विशेष शब्द है। तो इसे हम कह रहे हैं ना कि किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर जोर देने के लिए, और आप समझ रहे हैं कि सूरदास की रचना है सूरसागर। ठीक है, इसलिए वह शब्द विशेष है। प्रसिद्धि का श्रेय किसको जाता है इसे बताया जा रहा है। तो ये हमारा एक शब्द विशेष है कि सूरदास की प्रसिद्धि का श्रेय सूरसागर को है, तो इसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या बोला कि किसी के उपनाम को लिखते समय, अब जैसे देख लीजिए हमने लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी और आप जानते हैं इनका उपनाम है निराला। ठीक है, तो जब हमारा ये जो उपनाम है उसको भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ऐसे किसी का भी नाम, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो जो हरिऔध उनका उपनाम है, जब हम उसे लिखेंगे तो ऐसे ही हम इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही कहा गया कि जब हम किसी रचना का नाम लिखते हैं तो कैसे, देखिए शब्द हम कुछ सेंटेंस हमारे इस तरीके से हो सकते हैं कि कहा जा रहा गोदान को मुंशी प्रेमचंद जी का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। अब आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि गोदान क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास यानी एक रचना का नाम आपको बताया जा रहा है, तो गोदान को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, क्योंकि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है यानी कि एक रचना का नाम है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम किसी पुस्तक का शीर्षक लिखते हैं तो वहां पर भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा प्रकार है वो है दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा। आप देख रहे हैं इसे हम बिल्कुल इसी तरह से लगाते हैं, लेकिन वो जो हमारा है वो इन्वर्टेड कॉमा वो डबल यूज किया जाता है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात यह है, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है
तो कहाँ कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा का, उसे पहले समझ लीजिए। किसी वक्ता या किसी लेखक के कथन को ज्यों के त्यों लिखने के लिए, मतलब किसी व्यक्ति, कोई किसी फेमस व्यक्ति या किसी वक्ता या किसी लेखक के द्वारा, किसी कवि के द्वारा कोई बात कही गई है और उसे हम एज इट इज यानी ज्यों के त्यों उन्हीं के शब्दों में लिख रहे हैं, तो जिसे हम लिखते हैं वह डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। इसके साथ ही परिभाषाओं को, यानी जब हम किसी परिभाषा को लिखते हैं या किसी के द्वारा कही हुई बात को भी लिखते हैं, वहां पर भी साथ ही प्रसिद्ध पंक्तियों, जैसे कुछ कुछ पंक्तियां किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई होती हैं और वो बहुत प्रसिद्ध हो जाती हैं, तो ऐसी प्रसिद्ध पंक्तियों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमा का। एक जगह और प्रयोग होता है प्रत्यक्ष कथन, यानी जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए होते हैं या मतलब कोई प्रसिद्ध होता है इसके द्वारा भी कही जाती है, जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं वहां पर भी उस सेंटेंस को भी हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। अब प्रश्न क्या पूछेगा कि किसी वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो किसी वक्ता या किसी लेखक के द्वारा कही गई बात को एकदम ज्यों के त्यों लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। किसी परिभाषा को लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जब भी हम किसी परिभाषा को लिखते हैं तो उसे हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। प्रश्न पूछेगा कि प्रत्यक्ष कथनों को लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम कोई भी प्रत्यक्ष कथन लिखते हैं तो उसे हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे है ना कि किसी वक्ता या लेखक के कथन को ज्यों का त्यों, तो ये एक आप देख रहे हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, क्या कहा है, अब हम इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। कवि जीवन का पुनर्सृजन करता है और आलोचक काव्य का। अब ध्यान देना है कि हमारा सेंटेंस जहां से शुरू होता है, जो एकदम मुख्य बात होती है, वहां पे तो हमने इस तरह से लगा दिया, ठीक है, और जहां पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, आप जानते हैं कि सेंटेंस कंप्लीट होने पे पूर्ण विराम लगाते हैं। तो जब हम जो इन्वर्टेड कॉमा जो लगाते हैं वो पूर्ण विराम के पश्चात लगाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर रखना है। आप ये जो कॉमा को जो बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, वो कभी यहाँ पे नहीं होगा, हमेशा पूर्ण विराम के पश्चात उसे क्लोज किया जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे एक डायरेक्ट स्पीच का है, कोई प्रत्यक्ष कथन है कि वैज्ञानिकों ने कहा है। अब जिस बात को कहा है वह हमने लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। क्या कहा है कि पानी अमृत है। तो ये हो गया आपका, आपने समझ लिया होगा कि हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज करना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विवरण चिन्ह, इसे किस प्रकार से लगाते हैं ये देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहाँ भी लिखा है। इसमें क्या होता है, कॉलन होता है। आप जानते हैं कि कॉलन का चिन्ह हम इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, और इसके साथ ही डैश का चिन्ह लगा दिया जाता है इस प्रकार से। तो इसे ही कहते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, और विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, वाक्यांश में जानकारी देने के लिए, सूचना देने के लिए, साथ ही निर्देश इत्यादि को दर्शाने के लिए इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में विवरण चिन्ह को यूज करने में थोड़ी सी भिन्नता आ गई है। इसे इस तरीके से यूज करते हैं, पहले कॉलन लगता है उसके बाद डैश, लेकिन आजकल क्या होता है कि कॉलन को हटा करके सिर्फ डैश लगा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन विवरण चिन्ह की अगर हम बात करें तो वो इसी तरीके से लगाया जाता है, कॉलन प्लस डैश को मिला करके। ठीक है, कुछ उदाहरण के माध्यम से आप देख लीजिए, मैंने लिख भी दिया है। जैसे हम कहते हैं क्रिया के दो भेद होते हैं। अब हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया और लिखा है इसके दो भेद, सकर्मक और अकर्मक। इसका मतलब ये है कि हम क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, हम इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, उसके विषय में विवरण प्रस्तुत करने वाले हैं। ऐसे ही आप और भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि यातायात के निम्नलिखित नियमों का पालन करें।
अब हमने ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया, उसके बाद आप जानते हैं कि 1 बाय 1 करके कुछ निर्देश दिए जाते हैं। ठीक, मैंने उसे लिखा नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही जैसे अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोरोना से संबंधित निम्नलिखित नियमों का पालन करें। अब आप ये चिन्ह लगाएंगे, विवरण चिन्ह, उसके बाद आप 1 बाय 1 करके अपने पॉइंट्स दे देंगे इस तरीके से। तो इसका मतलब यही है विवरण चिन्ह का प्रयोग कि वाक्यांश में जानकारी देने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सूचना देने के लिए करते हैं, साथ ही निर्देश इत्यादि को दर्शाने के लिए भी विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और चिन्ह कैसे लगाते हैं ये भी आप जान गए हैं कि कॉलन प्लस डैश होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाघव चिन्ह। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है। इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या है? संक्षेप सूचक चिन्ह। ये जो लाघव शब्द है ना, वो लघु से बना है, लघु से लाघव बना है। लघु का अर्थ होता है छोटा, ठीक है, छोटा, संक्षेप। तो कि इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे देखिए कि किसी प्रचलित बड़े शब्द के छोटे रूप को दर्शाने के लिए ये लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और लाघव चिन्ह आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एक छोटा सा सर्कल होता है। उदाहरण देखेंगे फिर आपको इजीली पता चल जाएगा और आप इसे यूज भी करते हैं। ठीक है, तो लाघव चिन्ह यानी कि कोई प्रचलित बड़ा शब्द है जिसको हमें संक्षेप में लिखना है, उसे छोटे रूप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए पंडित होता है, पंडित जी किसी का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो हम पंडित जो शब्द है ये प्रचलित शब्द है, बहुत बड़ा नहीं है फिर भी यूज किया जाता है। तो हमने प और ऊपर डॉट लगाया पंडित, और आगे हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया पंडित के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट में पंडित लिख दिया जाता है। ऐसे ही डॉक्टर, तो इसमें लिखने का एक जो विधान है वो यही होता है कि पहला शब्द यानी कोई बड़ा प्रचलित शब्द है उसका जो पहला अक्षर होता है उसे लिख करके आगे लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे हम डॉक्टर को शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, हमने डॉ लिखा और लाघव चिन्ह लगा दिया, मतलब डॉक्टर हो गया। ठीक है, डिग्रियां जो बेसिकली होती हैं आप देखते हैं ना, बीए, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट तो हम लिख देते हैं बीए। ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट तो हम लिखते हैं एमए। ऐसे ही पीएचडी होता है, बीएससी होता है, एमएससी होता है। तो ये सबको कैसे इसी तरीके से लाघव चिन्ह का प्रयोग करके लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसे शॉर्ट में भी इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, उ फिर लाघव चिन्ह, फिर प्र, फिर लाघव चिन्ह। ऐसे ही मध्य प्रदेश के लिए भी लिखा जाता है, एमपी होता है। ठीक है, हम लिख देते हैं म, फिर लाघव चिन्ह, और प्रदेश के लिए प्र लिख करके लाघव चिन्ह। ठीक है, ऐसे ही पश्चिम बंगाल जब हमें लिखना होता है तो भी हम पश्चिम के लिए क्या ये लिख दिया जाता है, पर लिख करके लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है, उसके बाद बंगाल लिख दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही प्रोफेसर शब्द के लिए जब हम लिखते हैं तो प्रो लिख करके लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है, प्रोफेसर हो जाता है। तो ये इजी है, पूछा जा सकता है कि किसी बड़े प्रचलित शब्द को छोटे रूप में दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका होता है लाघव चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेखांकन चिन्ह। इससे आप भली भांति परिचित हैं। ये अंग्रेजी का जो अंडरलाइन होता है वही हिंदी में रेखांकन चिन्ह कहलाता है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है कि किसी वाक्य में किसी महत्वपूर्ण शब्द या महत्वपूर्ण पद को रेखांकित करने के लिए इसका यानी कि अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं, इन्हें मैथिल कोकिल एवं अभिनव जयदेव के नाम से भी जानते हैं। अब विद्यापति के बारे में ये एक विशेष सूचना है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, साथ ही इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। तो हमने इसके नीचे अंडरलाइन यूज किया है। ठीक है, एक चीज आप और भी देख रहे हैं कि जैसे ही आया मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव तो हमने यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज किया है। तो जब मैंने आपको इन्वर्टेड कॉमा पढ़ाया था तो बताया था किसी वाक्य में किसी महत्वपूर्ण शब्द पर जोर देने के लिए होता है ना कि हम उसे
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लोप विराम या जिसे एक और नाम से जानते हैं पद लोप चिन्ह। ठीक है, और इसे दो तरीके से हम लगाते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके भी लगाया जाता है और इस तरह से क्रॉस करके भी लगाया जाता है। यानी इसमें से दोनों में से कोई भी एक तरीका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और पहचानने के लिए भी यही होता है कि दोनों है तो भी आप समझ रहे हैं कि उसे लोप विराम कहते हैं या पद लोप चिन्ह कहा जाता है। तो ये जो लोप विराम होता है इसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? सबसे पहले वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए, साथ ही गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए, रिक्त स्थान दिखाने के लिए, इसके साथ ही कहानी इत्यादि में सस्पेंस को बनाए रखने के लिए, यानी उत्तरोत्तर सस्पेंस बना रहे इसके लिए, जिज्ञासा बनी रहे पाठक की, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि पद लोप का प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं? उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए लोप विराम का प्रयोग किया गया है। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? अब यह यहाँ पे अतिरिक्त जानकारी है, जब हम ब्रैकेट पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद हम आपको ब्रैकेट पढ़ाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब कैसे सीखा डसना। अब यहाँ पर कुछ अंश है जो छोड़ दिया गया है, नहीं लिखा गया है, तो मतलब ये कि वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए यहाँ पे कुछ शब्द है जिन्हें छोड़ दिया गया, तो इसलिए यहाँ पे ये लोप विराम या जिसे हम पद लोप चिन्ह कहते हैं उसका प्रयोग किया गया है। विष कहाँ पाया, इस तरीके से। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, जैसे कहते हैं कि गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए, तो उदाहरण क्या है? दरोगा ने उसे मां बहन संबंधी गाली देते हुए कहा। अब आप जानते हैं कि दरोगा ने मां बहन की गाली देते हुए कुछ शब्द कहे जो कि अश्लील हैं या जिन्हें नहीं दिखाया जाना है, नहीं मतलब पाठक के सामने उसे नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए अश्लील पदों को छुपाने के लिए ये लोप विराम का प्रयोग किया गया है। हम इस चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा हम ऐसे क्रॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों प्रकार से इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोष्ठक चिन्ह, जिसे हम ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हमने हमेशा हर जगह प्रयोग किया है। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, इसे कहते हैं लघु कोष्ठक, इसे कहते हैं मझला कोष्ठक और यह होता है दीर्घ कोष्ठक। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य लेखन में सिर्फ और सिर्फ लघु कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक के चिन्ह 3 प्रकार से लगाए जाते, इसलिए मैंने तीनों बस आपको जानकारी के लिए बता दिया था। लेकिन अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य लेखन में केवल लघु कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो लघु कोष्ठक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसे समझ लेते हैं। वाक्य में किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, कह रहे हैं कि जैसे आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, उसमें आपने कोई शब्द लिखा है जिस मान लीजिए कि थोड़ा डिफिकल्ट है शब्द है, तो उसका सरलीकरण करने के लिए या उस वाक्य को उसका कुछ और भी अर्थ होता है, तो कहने का मतलब है कि किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, उसका अर्थ या सरलीकरण करने के लिए, इसके साथ ही कुछ अधिक जानकारी देने के लिए लघु कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है किसी वाक्य में। अब आप समझ रहे हैं कि इसका प्रयोग वाक्यों के बीच में होता है। जैसे आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें आपका कोई शब्द आया जिसे आप और सरल शब्दों में लिखना चाहते हैं या उसका अर्थ स्पष्ट करना चाहते हैं, वहां पे प्रयोग किया जाता है। साथ ही सेंटेंस लिखते समय कुछ अधिक जानकारी देने के लिए, किसी शब्द से संबंधित कुछ अत्यधिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए भी इस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हम उसका स्पष्टीकरण कर देते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। उदाहरण है कि दशहरे के अवसर पर दशानन के पुतले का दहन किया जाता है। अब इस सेंटेंस में आया है शब्द दशानन, तो दशानन को सरल करते हुए या स्पष्ट करते हुए हम लिख सकते हैं कि दशानन का मतलब रावण। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वाक्य में किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही कहते हैं कि
अत्यधिक जानकारी देने के लिए भी, जब हमें कुछ अधिक जानकारी देनी होती है तो भी हम उसे ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है। अब इसे ब्रैकेट में लिखा गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रातः काल का वर्णन किया जा रहा है, जहां पे ये अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है कि जो चौका है, चौका के विषय में अतिरिक्त जानकारी यहाँ पे दिया जा रहा है। कह रहे हैं ना कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये अधिक जानकारी वहां पे बताई जा रही है, वहां पर फोकस किया जा रहा है कि जो चौका है वो अभी गीला है। इसीलिए कहते हैं कि किसी वाक्य में किसी मतलब अधिक जानकारी देने के लिए भी हम ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, योजक चिन्ह, जिसे एक और नाम से बुलाते हैं संबंध चिन्ह। बहुत महत्वपूर्ण है यह। इसका चिन्ह कैसे लगाते हैं आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल है। जैसे हम मैथ्स में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप देख रहे हैं कि अगर आपने इससे पहले मेरा डैश वाला पढ़ा होगा जिसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं, तो उसको भी हम ऐसे ही लगाते हैं, पर दोनों में अंतर थोड़ा सा ये है कि डैश का जो चिन्ह वो तो थोड़ा सा बड़ा सा लगाते हैं, ऐसे थोड़ा बड़ा यूज होता है, और ये जो योजक होता है वो थोड़ा छोटा लगाया जाता है। ठीक है, और दोनों के प्रयोग में बहुत अंतर होता है। तो ये जो हमारा योजक चिन्ह है, इसका प्रयोग क्षेत्र थोड़ा विस्तृत है, कई जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले तो इसका प्रयोग होता है दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में। विपरीतार्थक का मतलब आप समझ रहे हैं कि दो विलोम शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं दिन रात, लाभ हानि, जय पराजय, जीत हार, जो भी है, कहने का मतलब है कि जब भी दो विलोम शब्द होते हैं, विपरीतार्थक शब्द होते हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका प्रयोग कहां पर होता है, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो। अब अगर आपने समास पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि दोनों पद प्रधान हमारे द्वंद्व समास में होते हैं। तो आपने उसको पढ़ा होगा तो वहां भी ये देखा होगा कि द्वंद्व समास में एक योजक चिन्ह मिलता है हमें। जैसे माता पिता पढ़ते हैं, पाड़ी पाद पढ़ते हैं, और हाथ और पैर होता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जहां दोनों पद अपने आप में दोनों की बराबर इंपॉर्टेंस हो, दोनों पद एकदम प्रधान होते हैं, तो उनके बीच में भी योजक चिन्ह लगता है। जैसे खाना पानी, हाथ पैर। अब खाना और पानी दोनों की बराबर इंपॉर्टेंस है, दोनों पद प्रधान हैं, हाथ और पैर, हवा पानी, दाल रोटी। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं कि जहां पर दोनों पद यानी कि दोनों खंड अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, समान महत्व रखने वाले होते हैं, उन शब्दों के बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार है कि जिन पदों के बीच में और लुप्त हो, कहने का मतलब ये है कि आपने पढ़ा होगा और क्या है, और तथा किंतु परंतु, ये हमारे योजक का काम करते हैं। योजक मतलब होता है कि ये जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके बीच में और की आवश्यकता हो पर और लुप्त हो, न लिखा गया हो, तो ऐसे स्थान पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण हो जाएगा, भाई बहन, भाई और बहन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। और कहां इसका प्रयोग होता है, सहचर शब्दों के बीच में। अब सहचर शब्द क्या होते हैं, इन्हें समझना है कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम बातचीत करते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक साथ प्रयोग में आते हैं, उन्हें सहचर शब्द कहते हैं। जैसे बाढ़ में सर्वत्र पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, तो अब सर्वत्र पानी ही पानी आता है। ठीक है, हम ऐसे ही बोलते हैं कि वहां तो बाढ़ आई, एकदम पूरा पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम अपने दैनिक जीवन में हम ऐसे बातचीत भी करते हैं, तो पानी ही पानी। ठीक है कि कहते हैं कि सूझबूझ से कार्य करना, तब देखिए सूझबूझ एक साथ आता है, तो इनके बीच में योजक चिन्ह लगता है। से कहते हैं कि
उसकी चाल चलन ठीक नहीं है, तो चाल और चलन दोनों शब्द एक साथ आते हैं, यानी कि ये सहचर शब्द हैं, इनका प्रयोग एक साथ ही किया जाता है, तो ऐसे शब्दों के बीच में लगाए जाते हैं। जी जान से कोशिश कर लो अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है, तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि जी जान से कोशिश कर रहे हैं एकदम। दीन दुखी, दीन और दुखी दोनों शब्द एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, ये सहचर शब्द हैं, ठीक है। हंसी खुशी भी इसी प्रकार आता है। नाप तौल कहते हैं नाप तौल करके दीजिएगा, ठीक है, नापना तौलना, ये सब सारे शब्द क्या है, हमारे सहचर शब्द हैं, जो हमारे बोलने में, हमारे बात करने में या लिखने पढ़ने में हर जगह ये एक साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। तो सहचर शब्दों के बीच में भी हमारा योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कहां पर प्रयोग किया जाता है, जहां संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो। देखिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें एक साथ किया जाता है, तो उनके बीच में, यानी जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं तो उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पढ़ना लिखना, पढ़ने लिखने का कार्य एक साथ ही होता है, ठीक है। खाना पीना, खाना और पीना तो एक साथ चलता है, ठीक है। गाना बजाना, रोना धोना, मारना पीटना, उछलना कूदना, ये सब सारे क्या हैं, जैसे उठना जगना, पढ़ना लिखना, खाना सोना, कुछ इस तरीके से संयुक्त क्रियाएं हैं जो एक साथ प्रयोग की जाती हैं। तो जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं तो उनके मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जहां दो पदों के बीच किसी कारक चिन्ह की आवश्यकता हो। कहने का मतलब ये है कि कारक चिन्ह की आवश्यकता होती है, पर वहां कारक चिन्ह न लगा करके ये योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो जहां पर दो पदों के बीच में कारक चिन्ह की आवश्यकता हो, वहां पर कारक चिन्ह न लगाने के बजाय हम योजक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पद परिचय, यह बहुत फेमस है, एक उदाहरण आपको समझने के लिए। आप सब पद परिचय सबने पढ़ा होगा, ठीक है, 9-10 में ही आपके सिलेबस में आ जाता है, सबने पढ़ा है। तो पद परिचय का इसका मतलब क्या है कि किसी पद का परिचय पूछा जा रहा है, तो यानी पद का परिचय। तो अब यहाँ पर योजक, यहाँ पर क्या है, कारक चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए कि पद का परिचय दीजिए, लेकिन क्या कहा जाता है, पद परिचय दीजिए, ठीक है। तो कारक चिन्ह की यहाँ पर आवश्यकता थी, पर कारक चिन्ह का प्रयोग ना करके योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रावण वध, तो रावण का वध। लंका दहन, लंका का दहन किया होता है। कृष्ण लीला, हमेशा होता है कि टीवी पे भी हम देखते हैं या बातचीत में भी सुनते हैं, तो कृष्ण लीला हो रही है। तो कृष्ण लीला का मतलब क्या है, यहाँ पर योजक शब्द, योजक चिन्ह लगा है और यहाँ पे है कि कृष्ण की लीला हो रही है, कृष्ण लीला कर रहे हैं ना, कृष्ण की लीला चल रही है, कृष्ण की लीला दिखाई जा रही है। तो आपको कारक चिन्ह यहाँ पर होने चाहिए, पर उनके स्थान पर हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है, ठीक है। और कहां पर प्रयोग करते हैं इसका, सा सी से आदि शब्दों से पहले। अब अगर आप अलंकार ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सा सी से ये शब्द हमें कहाँ मिलते हैं, उपमा अलंकार में, ठीक है। तो ये जो शब्द है हमारे सा सी से, यानी कि जब ये किसी से समानता वहां पे दर्शाई जाती है तो उनसे पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कर कमल सा कोमल, ठीक है। अब देखिए सा से पहले लगा दिया गया है यहाँ पर योजक चिन्ह। ऐसे नील गगन सा शांत हृदय, तो सा से पहले यूज किया गया है, ठीक है। इसके बाद एक और है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि जहां एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो साथ साथ में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अलग अलग, भिन्न भिन्न, धीरे धीरे, बार बार। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी सेंटेंस में दो बार प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः ये दो बार प्रयुक्त होते हैं। या कोई भी ऐसा शब्द जहां दो बार वो उसकी पुनरावृत्ति हुई हो तो वहां पर उनके बीच में योजक चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है। एक और जगह है जहां पर हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं और आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा कि जब हम मान लीजिए एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं और लास्ट में हम आते हैं, हमारा कुछ मतलब एक शब्द ही होता है, जैसे मान लीजिए बड़ा कोई शब्द है जिसको हम लास्ट में लिखते हैं और वो
उसका कुछ अंश छूट जाता है, मतलब कि वहां पे लिखने की जगह नहीं होती है, तो भी हम क्या करते हैं, ऐसे योजक चिन्ह लगाते हैं और उसका छूटा हुआ अंश दूसरी लाइन में हम लिख देते हैं। ठीक है, हम ये बचपन से प्रयोग करते आ रहे होंगे, अगर आपको ध्यान में होगा। तो जैसे हम कोई सेंटेंस अपना लिखते जा रहे हैं और लास्ट में क्या होता है कि हम कोई बड़ा सा शब्द है और वो हमारे इतने जगह में कंप्लीट नहीं हुआ, तो जितना हमने लिखा जो अंश शेष बच जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऐसे योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसको नीचे की लाइन में लिख देते हैं। तो वहां पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए लगभग आपके सबसे महत्वपूर्ण 18 विराम चिन्ह। जो 2 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैं उन दोनों पर नहीं जा रही हूं। सबसे महत्वपूर्ण जो थे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन्हें मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।